गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे पता है आप सब घर बैठे बहुत बोर हुए होंगे ना। मैं भी। पर हम सब के लिए आज बहुत आनंद का दिन है, क्योंकि आज से हम अपनी स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। सबसे पहले हम अपना परिचय करवाते हैं। हम हैं आपकी हिंदी टीचर स्वाति। आप में से बहुत सारे छात्र हमें पहचानते भी होंगे। हमें भी आपसे मिलना है, पर अभी तो हम ऑनलाइन क्लास पर ही मिलेंगे। छात्रों, अभी जो भी हालात है यह आप भी जानते हो और मैं भी। इससे पहले हमें इस दौर से कभी भी गुजरना नहीं पड़ा, पर इस हालात से हमें पॉजिटिव बातें बहुत सीखने को मिली। घर में बैठ के परेशान हम ज़रूर होते हैं, पर इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल हमें करना चाहिए। देखो, हालात कैसे भी हो, हमें तो डटकर खड़ा रहना है, अपनी कामयाबी पर ध्यान देना है। इस हालात में से बहुत कुछ अच्छा भी सीखेंगे और बहुत सारी दुनिया की बातें भी समझ में आई। एक तो अपने फैमिली के साथ बहुत सारा वक्त मिला। यह वक्त गुजरने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरह का जीवन जिएंगे। इस प्रकार आशा करती हूँ आज हमें हमारे स्कूल का महत्व भी समझ में आया होगा, हाँ ना। रोज उठना, जाना, यह सब फिर जल्द से जल्द शुरू हो। हम सब गॉड प्रेयर करेंगे। यह तो आज के हालात के बारे में बात की। देखो, आज के हालात यानी मैं जो कुछ बोल रही हूँ, सॉरी, बट कोरोना वायरस सुन सुन के हम सब बहुत परेशान हुए हैं कि हर जगह जहाँ भी जाओ, जिससे भी बातें करो वही, टीवी चालू करो वही, मोबाइल शुरू करो वही न्यूज़, यानी हर जगह वही वही वही। अभी थोड़ा उसको हटाओ, बस उसको छोड़ के हमें क्या करना है इस पे ध्यान दो। सबसे पहले हमें अपनी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से रखना है। यानी कि ये तो आप टीवी पे मोबाइल पे सुनते रहते हो घर वाले कि अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाए, जिस पे अभी फ़िलहाल बहुत जोर दिया जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पौष्टिक खाना खाना है। दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ना कि अभी छुट्टियां है घर पे आराम से लेटे रहो, ऐसे नहीं करना है। बल्कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने के बाद खाना तो पौष्टिक खाना ही है, और बहुत अच्छी अच्छी जो बातें हैं उसको सीखना है। यानी अभी हमें बहुत अच्छा वक्त मिला है। देखो, ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ये सारी तो कुदरत की बात है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम उसे कुछ भी नहीं कर सकते, पर जो बातें हमारे हाथ में हैं हमें उसे ज़रूर करना चाहिए। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप फिल्म तो सारे लोग देखते हो ना। वहाँ पे क्या होता है कि पूरी टाइम स्टार्ट टू एंड तक हम कंटिन्यू फिल्म टीवी पे नहीं देखते। बीच बीच में क्या होती है, एडवर्टाइज होती है ना। वो किस लिए होती है? आप बोर ना हो, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिले, बिल्कुल इसके लिए। करेक्ट ना। और फिलहाल स्कूल का ही फॉर एग्जांपल देखो कि एक पीरियड ख़त्म होने के बाद 5 मिनट नहीं, हार्डली 2 मिनट तो आपको मिलते हैं कि एक टीचर को जाने के लिए दूसरे टीचर को आने के लिए। और रही बात ब्रेकफास्ट की, जो आपको टाइम होता है खाना खाने के लिए, सो तब भी आपको टाइम मिलता है। तो यानी लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत बहुत है। ये तो हमें समझ में अब आया ब्रेक का मतलब क्या है। सो फिलहाल हम इस सिचुएशन को एक ब्रेक समझते हैं। यानी क्या करते हैं कि भगवान ने हमारी इतनी लॉन्ग लाइफ में एक छोटा सा ब्रेक दिया है, ऐसे समझो। और इस वक्त को ऐसे गुजरने की थोड़ी सी आदत तो डालनी पड़ेगी ना, सबको ही डालनी पड़ेगी, मुझे, आपको। और हमारी ये ऑनलाइन हर ऐसे सेशंस जो है, यानी हमारे जो लेक्चर्स है वो तो बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। आपके
जो भी क्वेश्चंस है, आपकी जो भी डाउट है, वो आप हमें कभी भी पूछ सकते हो। आपके जब भी ऑनलाइन आपका टाइम होगा तब आप डाउट पूछ सकते हो और हम यहाँ बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारी वो स्कूल हो या ये स्कूल है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं रहेगा ना बच्चों, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये पूरी कोशिश मैं तो करूँगी और हमारे साथ आप भी करोगे, ये पता है हमें। और रही बात ये कि लाइफ में हम हमेशा नए नए एक्सपीरियंस तो लेते रहते हैं, उसी में से ये एक नया एक्सपीरियंस है हमारा, ये सोचते हैं। और इस एक्सपीरियंस को हम बहुत बेटर, बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें आपका बहुत साथ भी ज़रूरी है, और आप हमें इतना साथ तो ज़रूर दोगे, यह हमें पता है। चलो तो आगे देखते हैं। देखो, हम तो अभी, मैंने आपको जो कुछ बताया इससे तो अभी के हालात के बारे में देखा, इन सब से हम थोड़ा सा अलग होते हैं। यानी कि एक आपको मैं कहानी बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, एक स्टोरी को, एक कहानी को मोरल तो होता है, यानी सीख तो होती है। ये तो आप पढ़ रहे हो स्कूल में कब से, है ना? तो हर कहानी में एक सीख होती है और हर कहानी से हमें वो सीख लेनी चाहिए। तो आज जो कुछ मैं आपको बताऊंगी वो सब शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। जो पहले आप आपका माइंड सेट करो, रिलैक्स हो, और बाद में मैं जो कुछ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, ये मुझे पता है। हाँ, स्टोरी तो सबको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस क्लासरूम में भी कभी टीचर स्टोरी बताना स्टार्ट करें तो सारे के सारे बच्चे हाँ बहुत खुश। तो आज भी हम अपना थोड़ा सा स्टोरी से शुरुआत कर लेते हैं कि किस प्रकार हमें आगे का जो कुछ टाइम है, हमारा वक्त है, बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो शुरुआत हम कहानी से करेंगे। चलो, तो कौन सी कहानी है ये बताओ मैं आपको। तो देखो, आगे देखो कौन सी है। देखो छात्रों, मेरे कहानी का नाम क्या है? डरपोक पत्थर। अब आपको लगेगा ये कैसी कहानी है, डरपोक पत्थर? पत्थर क्या कोई जान है? देखो, हमेशा स्टोरी में ऐसी ही बातें रहती है जो परियां है। हम रियल लाइफ में तो सारी बातें थोड़ी ना देखती है, स्टोरी स्टोरी है, पर उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है। आज मैं आपको एक डरपोक पत्थर की कहानी सुनाने वाली हूँ। देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो कौन है पता है? एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार मीन्स जो पत्थरों से मूर्तियां बनाता है। तो वो एक दिन जंगल में जा रहा था। ऑब्वियस, वो जंगल में बड़े बड़े पत्थरों की खोज में ही जा रहा था। और आखिर में आगे जाके उसको दो बड़े पत्थर दिखाई दिए, और एग्जैक्टली उसको जैसे चाहिए थे वैसे ही वो बड़े थे, क्योंकि उसको जिस प्रकार की मूर्ति बनानी थी उस साइज के वो दो पत्थर उसको मिले थे। उसने क्या किया, दोनों पत्थर उठाए और अपने घर लेके आया। और चलो, अब उसको इतना एक्साइटेड कि अब मैं यहाँ इससे कैसे बनाऊँ, फटाफट कैसे मूर्ति बनाऊँ, ये उसके माइंड में। तो उसने उसमें से एक पत्थर उठा लिया और उसको लिटा के उस पर हथौड़ी और छन्नी से शुरू कर दिया मारना। जैसे ही उसने हथौड़ा मारना शुरू कर दिया, वैसे ही आवाज आने लगी, मत मारो मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो, ऐसे। हाँ, मूर्तिकार तो थोड़ा सा शॉक हो गया। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर बोल कौन रहा है? छोड़ो, फिर से वो बात को छोड़ देता है और अपने अपने काम में लग जाता है। फिर क्या होता है, फिर से वो अपना काम शुरू कर देता है। फिर से अब जोर से आवाज आती है, मत मारो मत मारो, मुझ पे दया करो, मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ मैं पत्थर बात कर रहा हूँ। जब वो ऐसे बोलता है तो मूर्तिकार को समझ में आता है, अरे ये तो आवाज पत्थर के अंदर से आ रही है, सच में पत्थर बोल रहा है। तो ये पत्थर की सारी बातें सुनकर उस वो भी बहुत दयालु था बेचारा, उसको बुरा लगा। वो उस पत्थर को उठा के वैसे ही बाजू में रख देता है और फिर बोलता है, अब चलो इस पत्थर से मूर्ति बनाता हूँ। दूसरा वाला पत्थर उठाता है और फिर सेम सिचुएशन, जैसे उसको कर रहा था वैसे इस पे मूर्ति बनाने का काम वो शुरू कर देता है।
अभी मूर्ति बनाने का काम तो शुरू किया, पर इस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आया, बल्कि उस पत्थर को भी बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। पर सारा दर्द वो सह के चुपचाप बैठा। जब तक मूर्ति बन नहीं जाती तब तक उसने ज़रा भी आवाज़ नहीं किया, उसने आवाज़ किया ही नहीं। फिर उस पत्थर से बहुत अच्छी गणपति बप्पा जी की मूर्ति बनाते हैं वो। फिर उसी टाइम पे गांव वाले इंसान उस मूर्ति को ले जाने के लिए आते हैं कि हमें मूर्ति दे दो, गांव के मंदिर में उसकी स्थापना करनी है। तो सारे उन गणपति बप्पा की मूर्ति को हार पहनाते हैं, फूल डालते हैं और उठा के उसको लेके जाते हैं। और उसके बाद मूर्तिकार को लगता है अगर वहाँ पे गणपति की मूर्ति बैठेगी तो उस पे नारियल फोड़ने के लिए और एक पत्थर लगेगा ना, इसलिए वो दूसरा वाला पत्थर वो उठाता है और वो मंदिर में लेके जाता है और वो भी उस गणपति के सामने रख देता है। फिर क्या होता है, ऐसे लगता है वो दूसरे पत्थर को जैसे कि मेरी जान छूट गई, अब कोई टेंशन नहीं उसको, वो वहाँ पे लेटा रहेगा ऐसा उसको लगता है। पर फिर देखता है आगे जाके मंदिर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारा उस गणपति बप्पा के मूर्ति पे फूल डालते हैं, प्रसाद देते हैं, उसको दूध देते हैं, दूध से नहलाते हैं, उसकी रोज पूजा की जाती है, हर कोई इंसान उसके सामने माथा टेकता है। यानी वो तो भगवान ही हो गए, यानी ऑब्वियस भगवान की मूर्ति थी। तो फिर इस पत्थर को लगने लगा अरे उसकी तो मज़ा है रे, रोज़ रोज़ उसको दूध से नहाना, पानी से नहाना, फिर अच्छे से कपड़े, फिर ऊपर से मिठाई भी, नारियल भी। अब बात आई नारियल की, तो लोग क्या करने लगे, ऑब्वियस वो जो पत्थर था ना खाली, उसको नारियल फोड़ने के लिए ही रखा था। अब लोग जैसे जैसे दर्शन को आते और नारियल भगवान को चढ़ाते, तब हर नारियल को उस पत्थर पे फोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर से उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। पर अब वो सबके सामने बोल नहीं सकता था, न जाने बोलेगा तो लोग भूत आया समझेंगे, इसलिए। तो फिर क्या होता, वो भगवान से ही बोलता, देखो आपका तो बहुत अच्छा है, आप भी तो मेरे जैसे पत्थर थे, पर आपको भगवान बनवा दिया जाए, लोग आपके सामने अभी माथा टेकने लगे, आपको प्रसाद देने लगे, और मेरी हालत देखो ना, अगर आप सच में भगवान हो गए हो ना तो आप मेरी भी मदद कर दो। मुझे अभी ये तकलीफ़ बहुत होने लगी है कि हर बार मेरे सर पे, मेरे पेट पे लोग आके हमेशा नारियल फोड़ते रहते हैं, क्यों पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, भगवान आप ही मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ। फिर क्या होता है कि हाँ, लोग तो उसको बचा नहीं सकते क्योंकि लोगों को उसकी आवाज़ पहुंचती नहीं थी। भगवान उसको कहते हैं कि हाँ देख, क्या गलती हुई थी तेरी, आज अगर उस दिन तूने थोड़ा सा सह लेता तो आज मेरी जगह कौन होता, तू होता। पर तूने ऐसे किया नहीं, उस दिन जरा सा भी चोट आने पर तू चिल्लाया और तू ये हुआ, बाजू में चला गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे गणपति बप्पा बन के बैठ गया, यानी कि आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो तेरी जगह थी, पर तेरी तकलीफ, तू डर गया और तेरी डर के वजह से तेरी तकलीफ जो थोड़ी सी तूने सही नहीं, इसके वजह से आज तेरी ये मनस्थिति है और जो परिस्थिति है वो तुम्हारी वजह से तुम्हारे ऊपर आई है। इसलिए हमें क्या सीखना है यहाँ से, यही तो सीखना है। अगर हमारे लाइफ में थोड़ा सा संकट को भी आ ही जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा क्या करना है, हमें सह लेना है, बल्कि थोड़ा से पेशेंस हमें रखने हैं। न जाने इसके आगे बिल्कुल इस पत्थर को जिस तरह गणपति बना दिया हमारे सामने, ऐसा कुछ अच्छा होगा जहाँ पे हम सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। हाँ ना बच्चों, तो इस स्टोरी से क्या सीखना है, लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, पर जब हम उसको फेस करके आगे जाते हैं ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही कुछ ना कुछ रखा होता है ना। चलो तो आगे क्या देखते हैं, देखो अब हम आते हैं अपने विषय की ओर। हिंदी यह विषय ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ ना। मैं जानती हूँ आपको भी यह विषय बहुत पसंद है,
क्योंकि रोज के जीवन में हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अभी हमें हिंदी भाषा की कुछ जानकारी भी लेनी है, पर वो बाद में। फ़िलहाल हम हिंदी भाषा एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी इंग्लिश है, जैसे आपकी मराठी है, बिल्कुल उसी तरीके से आप हिंदी हिंदी तो सोचो कि कहाँ कहाँ नहीं यूज़ की जाती। हम जब भी टीवी लगाते हैं, उस पे न्यूज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, हम फिल्म्स देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर तरीके से हिंदी से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल हमारे गांव के लोग जो अनपढ़ है वो भी हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं। यानी कि रही बात 95% लोगों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं। बस कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि किसी को बोलने के लिए नहीं आता, पर वो समझता ज़रूर है, इसलिए वो हर बात सुन सकता है। हर पिक्चर में या हमारी फिल्म हो या हमारे सीरियल्स हो या हमारे न्यूज़ हो, इसमें ये देख देख के हर बातें एंजॉय कर सकता है। पर हमारी हिंदी बेटर कैसे बने, हमारे हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, बोलना तो सभी बोलते हैं, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक भाषा तो बोली जाती है। पर जब हम कोई भाषा बोलते हैं ना, वो किस तरीके से होनी चाहिए, उस भाषा की अहमियत किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी हमारी जो भाषा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उच्च लेवल तक किस प्रकार जाए, ये हम इसमें देखने वाले हैं। हमारी भाषा में बहुत अच्छे से अच्छे ऊपर के लेवल के जो वर्ड्स हैं, हमें उसे यूज़ करना चाहिए, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी इंसान बात करता है यानी बोलता है, उसके बोलने के ऊपर उसकी भाषा सुनकर सामने वाला जज करता रहता है कि ये किस प्रकार का इंसान होगा। यानी अपना बोलना और आप जो भी भाषा बोल रहे हो उस पे आपकी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ होना, ये पकड़ होना यानी उस पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से बात किस प्रकार कर सकते हो, ये जानना। हाँ, तो क्या होता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो सामने वाले को सुनने के लिए भी इतना अच्छा लगता है कि हाँ, ये कितनी अच्छी भाषा बोल लेता है, कितने अच्छे तरीके से बोल लेता है। और क्या, तो देखो, ये भाषा किस प्रकार की है, इस भाषा को सीखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और हर भाषा के पीछे क्या होता है, ये सारी बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ। छात्रों, तो चलो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा की जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी जी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी का जनमानस की भाषा यह बुलाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1900 में उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये आया समझ में आपको कि हम हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उसी दिन उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। देखो, हिंदी पे एक छोटी सी कविता है, वो ठीक से पहले सुनो। हिंदुस्तानी है गर्व, हिंदुस्तानी है हम गर्व करो हिंदी पर, हिंदुस्तानी है हम गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर, खत्म हुआ विदेशी शासन अब तोड़ो बेड़ियों को, तह दिल से अपनाओ खुले आरमां को, पर ना छोड़ो धरती के प्यार को, हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर न्योछावर करो जिंदगी सारी। आया समझ में? बहुत अच्छे है ना।
किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके भाषा और उसके संस्कृति से होती है। पूरे विश्व में हर देश की एक अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति होती है। हमें दूसरों की भाषा तो सीखने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, ये अच्छी बात है, पर दूसरों की भाषा चलते अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो ये कठिन और बहुत दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं अपने देश भारत की राजभाषा हिंदी के बारे में, जो हमारी मातृभाषा है। हम इसे सहज तरीके से बोलते हैं। हमें ये बोलने में फ़क्र महसूस होना चाहिए, भले ही आज हमारी सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी में क्यों ना हो, पर हिंदी भी तो हम पढ़ते ही हैं ना। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे पूरे भारत को एकता से बांध के रखा है। देखो, हमारी हिंदी ही एक ऐसी है जो पूरे भारत को एकता से बांध के रखी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के लोग हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे भारत की मुख्य भाषा ही हिंदी है। हिंदी को सम्मान मिलने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो, और एक छोटी सी पंक्ति है जो आपको मैं बताने वाली हूँ। एकता ही है देश का बल, जरूरी है हिंदी का सबल। एकता है देश का बल, जरूरी है हिंदी का सबल। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। हर साहित्य की है ये ज्ञाता, सुंदर सरल है उसकी भाषा। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका, दिलाना सम्मान कर्तव्य है हम सबका। आया समझ में? अभी हिंदी हमारी सबसे पहले तो बहुत सुंदर लिपि है, वो देवनागरी भी है, उसमें संस्कृत भी शामिल है, और रही हर साहित्य में इसका ज्ञान है। सुंदर सरल भाषा है जिसे अपनापन हमें ही देना है और हमारी भाषा को सम्मान भी हमें ही देना है। अभी तो छात्रों, हमने हिंदी भाषा का परिचय यानी जानकारी तो ले ली। अब हमारे पढ़ाई में हिंदी का उपयोग कैसे हो सकता है और किस प्रकार करना चाहिए, ये भी तो देखो। हमारी हिंदी भाषा एक राष्ट्रभाषा है, ये तो आप सब लोग जानते हो। हिंदी सरल और सहज भाषा है। हम जो अभी पढ़ाई में ये भाषा पढ़ रहे हैं ना, हमारा दूसरा पॉइंट है, देखो, हिंदी सरल और सहज भाषा है। यानी ये पढ़ने के लिए, ये लिखने के लिए और ये समझने के लिए बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा है और सहज है, जो आसानी से समझ सकते हो। हिंदी सीखने के लिए आसान है। जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी जब आप सीखते हो तो ऑब्वियस, जब हम उनको पढ़ने के लिए हर लैंग्वेज की शुरुआत जैसे ABCD में अल्फ़ाबेट से की जाती है, बिल्कुल यहाँ पे हम वर्णमाला से करते हैं। देखो छात्रों, यहाँ पे एक बात बताऊँगी मैं आपको ज़रूर, कि अभी फ़िलहाल आपको घर पे टाइम मिलता है, यानी कि स्कूल में हम वर्णमाला अभी तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम वो प्री प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं। पर फिलहाल अभी अगर मैंने किसी को कहा चलो बैठ के एक भी गलती ना किए हुए वर्णमाला लिख के दिखाओ, तो आप में से कितने लिख सकते हो? यह एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के सामने करके देखो, हाँ, कि कितने लोग वर्णमाला एक भी गलती ना किए हुए लिख सकते हैं। उनके लिए वेरी गुड। ओके। और पेरेंट्स जो कोई है वो जज करेंगे आपको, यानी वो देखेंगे, ध्यान देंगे कि आप ठीक से लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, या देख के लिख रहे हो या अपने आप लिख रहे हो। ओके। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि हमें अभी वक्त जो मिला है ना, वो वर्णमाला के लिए उसको तैयार करो, क्योंकि हमारा जो वर्णमाला है वो क्या है और क्या नहीं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब भी हमारा बताने का टाइम आएगा। फिलहाल इतनी एक्टिविटी एक बीच में याद रखना आप। फिर लिखने के लिए आसान है, लिखने के लिए भी आसान है क्योंकि ऑलरेडी हम उसको लिखना जानते हैं। सिर्फ लिखते टाइम पे एक गलती या जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम उसको पढ़ते हैं ना, तो
हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि हम उसे उच्चारण बोलते हैं, जहाँ पे हमारे उच्चार है जब गलत हो जाते हैं तो हम उसको लिखते भी उसी तरीके से हैं। यानी सपोज फॉर एग्जाम्पल जो आपके हर टाइम हाथ से लिखते आ रहे हो आप, कि एक उदाहरण लो बहुत का। अभी बहुत ये बोलते टाइम पे हम कैसे बोलते हैं कि मेरे पास ये बहुत सारा है, पर लिखते टाइम पे हम बहुत नहीं लिखते, बहुत लिखते हैं, यानी तब वो हु हो जाता है। यानी कभी कभी ऐसी बातें भी जो है जो बहुत कम कम तरीके से हमें बहुत अलर्टली पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है उसको। और अभी से ये तैयारियां आप लोग करोगे तो आगे जाके आपको ये गलतियां होने की दिक्कत नहीं आएगी। रही बात और बहुत कुछ है जो धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। हिंदी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि यानी एक टाइप होता है। ये क्या है क्या नहीं ये आप सारे जानते हो, आप इसमें सारे के सारे माहिर हो, ये भी मुझे पता है। जैसे फॉन्ट हमारा रहता है, जैसे इंग्लिश में हम कीपैड यूज़ करते हैं, बिल्कुल देवनागरी लिपि का भी फॉन्ट रहता है, ये सब आप जानते हो। और देवनागरी ही हमें हिंदी को नाम दिया है। हिंदी भाषा पढ़ने और लिखने में आसान है। ऑब्वियस, समझने के लिए सीखने के लिए आसान है, यानी पढ़ना और लिखने के लिए भी आसान है, क्योंकि अक्सर हिंदी और मराठी भाषा में एक सारे वर्णमाला होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंट जो रहता है वो भी हमें पता होता है, इसलिए इसे अलग से कुछ पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम मराठी के हर सारी अक्षर समझ जाते हैं तो हमें हिंदी के भी समझ में आते हैं। सिर्फ इसको लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट, यानी कि मराठी से बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहता है। सो उसे हमें सीखना है। हिंदी भाषा के अनेक उपभाषाएं हैं, यानी फॉर एग्जांपल खड़ी बोली, ब्रज भाषा। ऐसे जो ब्रज भाषा में आपको बहुत सारे दोहेज होते हैं, जैसे रहीम के, कबीर जी के, ये सारे ब्रज भाषा में लिखे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। कभी कभी आपको ऐसे लगता है ना, मैम ये तो हिंदी है पर पढ़ने के लिए कितना डिफ़िकल्ट है ना मैम, बहुत थोड़ा सा अलग लगता है, ऐसे आपको क्वेश्चन आता था ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये थोड़ी सी ब्रज भाषा टाइप में, यदि बहुत बहुत पहले के लोग उसको यूज़ करते थे। तो इसमें बहुत सारी उपभाषाएं भी हैं और हिंदी रोज की व्यवहारिक भाषा भी है। ये तो आप देखते हो, कहीं भी दुकान में जाओ, अगर सामने वाले को मराठी नहीं आ रही है तो हम ऑब्वियस जानते हैं, अगर इसको हिंदी तो कन्फर्म आती रहती है, हम लोग मराठी में उसको समझ में नहीं आया तो हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा जो व्यवहारिक रूप से हमें चलन है वो चालू रहता है। यानी व्यवहारिक रूप अगर देखना हो तो आप घर से बाहर जाओ, आपको हर जगह हिंदी चलेगी, वो नहीं चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह लोग अगर मराठी नहीं समझ जाते वहाँ पे हिंदी तो 100% समझ ही आती है। चलो, ये सारी भाषा में जो कुछ इंक्लूड सीखने के लिए अच्छी बातें हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। आगे भी हम कुछ देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ हिंदी व्याकरण लिखा है, फिलहाल उसके सब पॉइंट्स आपको नहीं दिए हैं कि इस साल आप कौन सा व्याकरण पढ़ने वाले हो, क्या ग्रामर पढ़ने वाले हो, ये तो नहीं बताया मैं तो, क्योंकि सिर्फ व्याकरण क्या है इससे इंट्रोडक्शन आपका करवाने वाली हूँ। इसमें तो बहुत कुछ है, बहुत ही आप सीख सकते हो, पर फिलहाल हमें ये व्याकरण क्या है। देखो, हर भाषा जो कोई है वो विदाउट व्याकरण नहीं चलेगी। यानी हर भाषा में अगर अच्छे से सीखना है, अच्छे से बोलना है, तो उसमें सबसे पहले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आती है, तो वो व्याकरण की आती है। जैसे मैं अभी आपको पिछले एक स्लाइड में बता रही थी वर्णमाला के बारे में, करेक्ट। तो ये वर्णमाला जो टॉपिक आता है हमारा, वो व्याकरण से ही रिलेट है। जो आप अगर उस वर्णमाला को, यानी उस वर्णमाला में हमारे कोई स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं या कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इसमें क्या है और ये कौन से है क्या नहीं, हर शब्द यानी एक एक शब्द, जैसे क फॉर एग्जाम्पल, तो उस क में अ इंक्लूड होता है, वो किस प्रकार होता है, जैसे कि आधा क
प्लस अ इज इक्वल टू क ऐसे बनता है। यानी कि हर अक्षर के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है व्याकरण की, तो ये हमें ठीक से जानना होगा। और इसके लिए अभी का टाइम आपके पास बहुत ही बेटर है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके, अगर देखो रही बात करते इस वक्त हम उच्चारण की, तो ये व्याकरण से ही बहुत अच्छी तरीके से उसमें आप सुधार सकते हो, उसी तरीके से आप लिख सकते हो। यानी आपका अगर उच्चार क्लियर हो ना, तो उस उच्चार में आप बिल्कुल उसी तरीके से लिख सकते हो। जैसे घर में हम जो भाषा बोलते हैं वो नॉर्मल होती है, उच्च तरीके की नहीं होती है। पर अगर व्याकरण के हिसाब से जाओ ना, तो हमारी भाषा एक बहुत उच्च तरीके से होनी चाहिए। अगर उस प्रकार होगी तो उसी प्रकार हम उसको लिखना भी पसंद करेंगे। अगर व्याकरण की कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत डिफ़िकल्टी जा रही है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप बार बार पढ़ो। फिर अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी है, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस शब्द का अर्थ समझ में ले लो। अगर फिर भी वो डिफ़िकल्टी जा रही है तो उसको 5 बार लिखो। यानी ये तरकीब होती है ध्यान में रखने के लिए, बस रट्टा मारना ये नहीं चलता हर जगह हम। और रही बात ग्रामर में, तो आपको इस साल बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। ये आपको भी पता है, आप भी पहले से सीखते आ रहे हो कि भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली, जैसे वर्ण व्यवस्था है, संधि है, शब्द विचार है, जैसे रचना है, उपसर्ग प्रत्यय है, जो बहुत सारे जैसे संज्ञा, वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम। फिर रही बात क्रिया, काल, काव्य, वाक्य, विराम चिन्ह है, वाक्य शोधन है, मुहावरे आए, लोकोक्तियाँ आए, अपठित गद्यांश आते हैं। फिर जाके अगर हम आगे जाके फिर देखो, ये सारी हुई व्याकरण की बात। और उसी में क्रिएटिव राइटिंग की जब बात आती है, तो क्रिएटिव राइटिंग में तो बहुत सारी बातें आती हैं। निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, चित्र वर्णन है, संवाद लेखन है, विज्ञापन है, और अनुच्छेद लेखन भी है। तो इसमें से सारे के सारे एक ही स्टैंडर्ड को होते हैं ऐसे नहीं, आपको वो डिवाइडेशन मिल जाता है जब आता है तब। तो देखो, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, ये सब तो डिटेल्स में आपको बताने ही वाली हूँ। रही बात हमें निबंध लेखन के लिए, फॉर एग्जाम्पल निबंध लेखन ले लो, तो इसमें आपको बिल्कुल गलतियाँ नहीं चलती हैं, बल्कि एक भी गलती यहाँ पे नहीं चलेगी। हैंडराइटिंग बहुत ही क्लियर लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से। जब आप इसको लिख रहे हो तो ये स्टोरी की तरह नहीं लिखा होगा, हर जगह आपको पैसेज करना पड़ता है, पैराग्राफ करना पड़ता है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे गलतियाँ जितनी कम से कम हो सके उतनी करो। मेरे हिसाब से तो आप एक भी गलती ना करो, पर बच्चे हो कहीं ना कहीं हो जाएगी, पर यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है तो आपके मार्क्स ज़रूर कट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पत्र लेखन, चित्र लेखन, संवाद लेखन, सारे डिटेल्स में आपको बताने ही वाली हूँ। रही बात और हिंदी ग्रामर सुधारने की, तो वहाँ पे आपको मात्राएं ध्यान में रखनी पड़ती है। रही बात आपको ग्रामर में कि हर जगह ज़रा सी भी गलती यहाँ पे नहीं चलती है। अगर आप ग्रामर ज़रा सा भी इधर का उधर कर दो या इधर का उधर लिख दो, तो वहाँ पे आपके पूरे मार्क्स चले जाते हैं, क्योंकि ग्रामर हमारा बहुत ही लैंग्वेज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। अब देखो, ग्रामर तो हम क्लियर कर चुके हैं। हिंदी भाषा सुधार के लिए तरकीब, मैंने कुछ तरकीबें बताया आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में, पर ये बहुत कम है। इससे भी बहुत सारी तरकीब है हमारे पास, पर ये धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मात्रा पर ध्यान दो बोला है, क्योंकि अगर एक भी मात्रा इधर की उधर हो जाएगी तो आपके वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स को सर्कल हो जाते हैं, वहाँ पे मार्क्स कर दिए जाते हैं। तो वैसे नहीं करना है, बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़ना है। अभी रही बात पढ़ने की, बहुत बच्चों को इसके पहले भी मैंने बताया और आपको भी बताना चाहूँगी सबको, कि जब भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब आपके सामने है, तो उस किताब को दोनों हाथों से पकड़कर आपके सामने रखनी है। बहुत बार बच्चे नीचे बेंच पे रख के पढ़ते हैं, वो फिर खुद झुकते हैं उसको देखने के लिए, फिर उनको ठीक से पढ़ना नहीं आता। ऐसे नहीं करना है। जब भी आप स्ट्रेट खड़े हो जाओगे ना,
किताब भी आपको आपके हाथ में लेनी है, आपके सामने रखनी है और फिर उसको पढ़ना है। ऑब्वियस उस पढ़ते टाइम पे वहाँ पे स्वल्प विराम होते हैं जिसे हम अल्प विराम बोलते हैं, फिर फुल स्टॉप होता है, पॉइंट्स होते हैं यानी कॉमाज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं। तो ये सारे ध्यान में रख के, क्योंकि ये भाषा में ऐसे ही नहीं दिए हैं, उसका भी पढ़ने का कुछ ना कुछ मतलब है ना। जैसे विसर्ग है, वहाँ पे किस तरीके से बोलना चाहिए, हर टॉपिक यानी हर ये जो हमारे विराम चिन्ह हैं उसको ठीक से समझ के जब हम कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उसको वहाँ पे याद करके कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तब भी जाके आपका पढ़ना बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ना होगा। ओके। फिर देखो, कठिन शब्दों को लिख कर रखना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको? फिलहाल सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, आपके सामने बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं और टीचर उसको एक्सप्लेन भी करती रहती है, हर टाइम पे लिख कर भी देते हैं। तो जब भी वो कठिन शब्द आपके सामने आते हैं ना, जब टीचर बोल के आगे चले जाते हैं, फिलहाल हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, पर 2-4 दिनों के बाद क्या होता है, अगर वो हमें कंटिन्यू पढ़ाई में हम नहीं रहते, अगर गैप हो जाता है तो उसको हम भूल जाते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं, पर बेटर है कि आप उसको वहाँ पे पेंसिल से नोट डाउन कर लो। हाँ, टीचर लिख के देगी तो देगी लिख के, पर फिलहाल आपको पढ़ने के लिए उस कठिन शब्द के अर्थ को लिख के रखो। फिर क्या करो, उस कठिन शब्द को सीखने के लिए अगर कोई जॉइन वर्ड है यानी जिसे हम जोड़ शब्द बोलते हैं, तो अगर आपकी बहुत बार गलती उस शब्द के लिए हो रही है ना, कि बार बार मेरा यही शब्द गलत हो जाता है, इसी प्रकार के शब्द मुझे गलत हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उस शब्द को 5 से 10 बार कंटिन्यू नीचे नीचे लिखते जाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपके हाथ से नीचे से चला जाएगा, बार 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 यानी 10 बार इलाल जाएगा ना, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि वो शब्द इस तरीके से लिखते हैं। इसलिए कठिन शब्दों को किस प्रकार लिखना चाहिए ये मैंने आपको तरकीब बताई। फिर देखो आगे शब्दों के अर्थ, यानी हर शब्द का अर्थ समझे बिगर आपको आगे नहीं जाना है। यानी ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना आप उसको परफेक्ट करो, बिल्कुल ऐसी नहीं करनी है कि हाँ चलो आया पढ़ के हम आगे चले गए हो गया मेरा, नहीं। और सबसे पहले तो रट्टा मारना छोड़ दो। रट्टा मारना यानी हर कोई आंसर को पकड़ पकड़ के रट रट के करना, ये गलत है। बल्कि आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो उस लेसन को ठीक से पढ़ो, हर वर्ड टू वर्ड पढ़ो, और उसको पढ़ते समय हर वर्ड का क्या मतलब है उसको समझो। जब आप इस तरीके से लेसन पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी कि फिर किसको क्या समझाना है। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, और उसका मतलब बताने के लिए आपके टीचर है, आपके घर वाले हैं, सभी है आपको उसको एक्सप्लेन करने वाले। सो डोंट वरी, पर छोड़ो मत, जो भी है उसको क्लियर रखो कि फर्स्ट से लेके एंड तक वो हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ओके, समझ में आई ये सारी तरकीब? तो मुझे पता है मेरे ये प्यारे बच्चे, सारे अच्छे बच्चे उसको सारे के सारे फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, पेपर पैटर्न और नोटबुक लेखन किस प्रकार करना चाहिए ये मैंने बताने की कोशिश की है। देखो, पेपर जब भी आप लिख रहे हो, हम्म, वहाँ से लेके पहले तो हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न किस प्रकार का होगा? अब देख रहे हो कि हमारा हमेशा अनसीन पैसेज रहता है, पोयम रहते हैं। अगर हम 40 मार्क्स के पेपर की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो हम वहाँ पे 4 विभाग जो हमारे होते हैं वो सारे 10 10 10 10 के होते हैं, जैसे अ ब क ड, और हर विभाग को 10 10 मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 10 मार्क्स में अनसीन पैसेजेस ले लेते हैं, फिर के 10 मार्क्स में जैसे विभाग ब हो वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ग्रामर होता है, और फिर विभाग क में पूरा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे वहाँ पे होते हैं, और फिर विभाग ड में हम क्या देते हैं, क्रिएटिव राइटिंग देते हैं। ये तो पैटर्न आप सबको पता ही है। फिलहाल अब कैसा होगा क्या होगा ये तो डिस्कस करके हम क्लियर करेंगे ही। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है
और रही बात 80 मार्क्स के पेपर की, तो वहाँ पे भी हम हर विभाग को 20-20 मार्क्स में इनको इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि अ ब क ड 20-20 मार्क्स उसको दे देते हैं। टोटल हमारा हो जाता है 80 मार्क्स का पेपर। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 20 मार्क्स में हम 2 अनसीन पैसेज ले लेते हैं, उसके बाद पोएम भी इंक्लूड करते हैं। फिर विभाग ब सेम ग्रामर पूरा सेशन वहाँ पे होता है। फिर विभाग क सेम कि जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर वहाँ पे लिखते हैं। और विभाग ड में हम क्रिएटिव राइटिंग देते हैं। ये पैटर्न हमारा फिक्स है। और रही बात पेपर किस तरीके से लिखना चाहिए, आप सबको पता है मार्जिन के बारे में। सबसे पहले करेक्ट रोल नंबर नाम ये सब तो आप डालते हो, उतने होशियार हो आप। पेपर में सबसे पहले दोनों साइड से मार्जिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेपर को यहाँ से भी मार्जिन करना है और दूसरे साइड से यानी कि राइट हैंड पे आपको बहुत छोटी सी मार्जिन वहाँ पे करनी होती है। और न्यू सेक्शन यानी न्यू विभाग, जो भी नया वाला विभाग है वो नए पेज पे सॉल्व करना होता है। और रही बात हैंड राइटिंग की, तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको निकालनी है, बहुत सुंदर तरीके से निकालना है, जो टीचर अच्छे से पढ़ भी पाए और आपके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि हमें हिंदी बोलने के लिए आसान जाता है, लिखने के लिए आसान जाता है, फिर मार्क्स कैसे जाते हैं हमारे। तो इसके पीछे यही वजह है, हम लिखने में एक तो बहुत स्पीड में लिखे जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं करते एग्ज़ाम का। ये सब पहले तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी आपकी ठीक से हो तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका पेपर भी वक्त पे हो जाता है। और जो पेपर में आप ग्रामर जो भी सॉल्व करते हो, निबंध लेखन, पत्र लेखन, चित्र लेखन, वो बहुत अच्छी तरीके से करो। जैसे पत्र लेखन अगर लिखना है तो मैम ने जिस प्रकार आपको बताया, यानी हम जब जिस प्रकार बताते हैं बिल्कुल उसी तरह फॉलो करो। सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं लिखना होता है, जो भी सब्जेक्ट दिया है उसको पकड़ के ही लिखना है। चित्र वर्णन में आपको एक चित्र दिया जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ता है, वो भी अच्छे से लैंग्वेज में आप लिखो। क्योंकि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, घर में जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे लिखते हो, तो वो नहीं चलता है। मैंने अभी पिछले ग्रामर के टॉपिक में आपको बताया कि लिखने वाली जो कुछ हमारी हिंदी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल गलती ना हो। फिर रही बात हमारी विज्ञापन लेखन की, तो हम क्या करते हैं, विज्ञापन लेखन में ड्राइंग निकालते हैं बहुत अच्छा सा, उस पे ऑफ़र रखते हैं। ये कंपलसरी होता है क्योंकि जितनी एडवर्टाइजमेंट आपकी क्लियर हो, सामने वाले को समझ में आओ और पसंद आओ, अट्रैक्शन हो, उतने ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए तो हमारी लिखी हुई भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए पेपर जो आपका सॉल्व कर रहे हो आप, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हो। रही बात नोटबुक लेखन की, तो नोटबुक लेखन में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ अक्षर, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल ही स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये करना है। और आपकी लिखने की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ानी होगी। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ लिखते हैं, तो नोटबुक में कुछ भी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लिखो। क्वेश्चंस को नोटबुक में भी मार्जिन करना सीखो, क्योंकि वहाँ पे अगर वो आदत आपको लग जाए तो एग्ज़ाम में अपने आप आ जाती है। एक ही पेन यूज़ करो। फिलहाल आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग सुधारने के लिए कम से कम 5 लाइन्स, जिसकी हैंड राइटिंग ख़राब है वो अपनी हैंड राइटिंग अच्छी बनाने के लिए कम से कम 5 लाइन तो लिखा करो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी हैंड राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। अभी नोटबुक किस तरह क्लीन और क्लियर रखनी है ये आपको पता है, और पेपर पैटर्न भी आपको ठीक से पता चला। ओके, तो छात्रों अब यहाँ पे हम रुकते हैं, इसलिए जाते जाते आप सबको धन्यवाद। पर जाने से पहले बस लास्ट की एक छोटी सी अभी के सिचुएशन से रिलेट एक छोटी सी कविता आपको मैं बताऊंगी। अब्दुल जी की ये कविता है। देखो, आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही। आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिल, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से
वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही, कल सुबह फिर निकलेगा ही। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।